नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2017 पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2017 में इंग्लिश से रिलेटेड कुल 15 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केवीएस पीआरटी 2016, 17, 18 के अलावा प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के केवीएस पीआरटी के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए यहां पर डायरेक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया, जल्दी से पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड चूज द वन विच कैन बी सेट सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन डिफिनेशन। यानी कि यहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। ठीक है, एक वाक्य लिखा गया है, इसके लिए क्या शब्द एप्रोप्रिएट होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वाक्य क्या दिया गया है। मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल द डिजीज, यानी एक ऐसी दवा जो सभी बीमारियों का इलाज कर दे, उसे क्या कहते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया प्लेसिबो। तो प्लेसिबो जो होता है वो फेक ट्रीटमेंट को कहते हैं, यानी इसमें एक तरीके से कोई सक्रिय पदार्थ नहीं होता है जो कि सीधे बच्चे के या फिर किसी भी व्यक्ति के सेहत पर सीधा प्रभाव डाले। तो जब सेहत पे प्रभाव ही नहीं डाला है, ना पॉजिटिव तौर पर ना निगेटिव तौर पर, तो वो हर बीमारी को कैसे ठीक कर पाएगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो होता है वो जीवाणुओं को मारने का काम करता है, लेकिन बीमारियां केवल जीवाणुओं की वजह से नहीं होती हैं, अन्य भी कई कारण होते हैं। तो एंटीबायोटिक में केवल वो बीमारियों को क्योर किया जा सकता है जिसमें जीवाणु की वजह से वो बीमारी हुई होगी, बाकी के सभी बीमारियों में ये कारगर नहीं है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था जो सभी बीमारियों में कारगर हो। इसके बाद से चौथा विकल्प देखिए क्या दिया गया है, एनाल्जेसिक दिया गया है। तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द हटाने वाला, यानी दर्द निवारक। तो ये सिर्फ दर्द में काम करेगा, बाकी अन्य बीमारियों में काम नहीं करेगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब होता है इसे रामबाण के भी नाम से जानते हैं, यानी ये एक ऐसी मेडिसिन कह सकते हैं आप जो कि सभी रोगों में रामबाण साबित होती है, यानी सभी रोगों में कारगर होती है। इस वजह से इसे ही हम लोग कहते हैं रामबाण इलाज, यानी इसी को कहते हैं मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल द डिजीज, यानी कि एक ऐसी दवा जो सभी बीमारियों के लिए कारगर है। पेनेसिया इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ पर्सन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है जीनियस। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो प्रतिभाशाली होने की वजह से ये जरूरी थोड़ी है कि सभी लोग उसको पसंद करेंगे, तो ये विकल्प हमारा नहीं हो सकता। तीसरा दिया गया जेंटिल। जेंटिल का मतलब होता है ललित, या फिर इसको सज्जन पुरुष कह सकते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए फेमस दिया गया। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब कोई पॉजिटिव काम के लिए फेमस हो सकता है, कोई निगेटिव काम के लिए फेमस हो सकता है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन, वो भी तो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। तो क्या वो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब ही होता है लोकप्रिय। देखिए क्या मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है लोकप्रिय, यानी प्रिय यानी जो सबके द्वारा पसंद किया जाता हो, और लोक यानी जनता के द्वारा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सभी के द्वारा पसंद किया जाता हो, उसे हम लोग पॉपुलर बोलते हैं। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 और 4 के लिए यहां पर डायरेक्शन यानी निर्देश दिया गया है, आप स्क्रीन पर देखिए। चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच सेंटेंस, यानी कि 3 और 4 में जो 2 सेंटेंस दिए गए हैं उसमें एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है। इस अंडरलाइन शब्द का हमें अपोजिट बताना है, यानी कि इसका विलोम बताना है। ठीक है, चलिए पहला वाक्य दिया गया, ही वाज फाउंड गिल्टी, यानी कि वह दोषी पाया गया। गिल्टी का मतलब क्या हो गया, दोषी। तो दोषी का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, निर्दोष होगा। तो चलिए वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा जिसका उत्तर निर्दोष होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करें तो दिया गया है आइसोलेटेड। आइसोलेट करने का मतलब होता है पृथक करना, तो ये निर्दोष तो होता नहीं, हमारा उत्तर नहीं होगा। यूजफुल। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, इसका ये निर्दोष, ये भी नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। स्मग। स्मग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष होता है, और चूंकि हमसे दोषी का उल्टा पूछा गया था तो दोषी का उल्टा निर्दोष ही हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द विंड शील्ड ऑफ माई कार इज क्वाइट ओपेक, यानी कि मेरी कार का जो विंड शील्ड है वो बहुत ज्यादा अपारदर्शी है। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। तो इसका उल्टा हमें पूछा गया था, तो उल्टा क्या हो जाएगा, पारदर्शी होना चाहिए। तो किस विकल्प में पारदर्शी दिया गया, चलिए देखते हैं। चौथा दिया गया इंसुलेटेड। तो कोई एक पदार्थ करंट का, यानी कि धारा का या फिर उष्मा का
कुचालक होता है। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, उसे हम लोग हिंदी में कुचालक बोलते हैं, जो कि एक तरीके से करंट को या फिर उष्मा को प्रवाहित होने से रोके। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा दिया गया रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि बाधा उत्पन्न करना या फिर रोकना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए ट्रांसलूसेंट कहा गया। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए, एक होता है पारदर्शी, एक होता है बिल्कुल अपारदर्शी, और एक वस्तु ऐसी होती है जो कि हल्का हल्का लाइट को अपने आर पार जाने दे। जैसे कि आप कोई एक कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, जो बहुत एक तरीके से बारीक होता है, उसमें आप देखेंगे लाइट के सामने लाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रकाश आगे भी जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाता, लेकिन थोड़ा बहुत जाता है। तो ये अर्धचालक आप कह सकते हैं, यानी अर्ध पारदर्शी आप कह सकते हैं, जिसमें से प्रकाश थोड़ा सा होकर के आगे बढ़ रही है लेकिन पूरा नहीं बढ़ रही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे अपारदर्शी पूछा गया था, और अपारदर्शी का उल्टा हमारा पारदर्शी होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट। विकल्प नंबर 2 ट्रांसपेरेंट को हिंदी में हम लोग पारदर्शी बोलते हैं, और यही इसका सटीक जवाब है, यही अपोजिट होगा ओपेक का। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए यहां पर फिर से निर्देश दिए गए हैं, देख लीजिए जल्दी से। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईच अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेजेज। यानी कि आगे के 2 प्रश्नों में प्रत्येक में एक अंडरलाइन इडियम फ्रेज दिया गया है, इसका क्या अर्थ निकलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सॉल्व द क्राइम। यानी कि पुलिस ने इस क्राइम को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक तरीके से काम नहीं छोड़ा, उस सेंस में है। यानी कि हर चीज वो उसने ट्राई करके देख लिया, हर संभव प्रयास उसने करके देख लिया है। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या हो गया? इसका शाब्दिक अगर अर्थ आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा पत्थर नहीं है जिसे उठा करके ना देखा गया हो। यानी कि एक ऐसी कंडीशन की बात की जा रही है जिसमें प्रत्येक संभावनाओं पर चर्चा कर ली गई हो, यानी प्रत्येक उपलब्ध जो भी संभावना थी उन सबको टटोल लिया गया है पुलिस के द्वारा इस केस को सॉल्व करने के सेंस में। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है टर्न ऑल द स्टोन, यानी कि सभी पत्थर को उठाकर। तो देखिए, जो भी इडियम एंड फ्रेजेज होते हैं उसका शाब्दिक अर्थ हमारा उत्तर नहीं होता है, बल्कि एक्चुअल में उस संदर्भ में उस किस लिए यूज किया गया। अब जैसे पुलिस के ही सेंस में कहा गया है कि क्राइम को सॉल्व करने के लिए उसने सभी पक्षों पर बात कर लिया, या फिर सभी पक्षों को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जो भी उनके पास अवेलेबल मीन्स थे उसको उन्होंने टोटल लिया, तो उस सेंस में होना चाहिए। तो ये चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए इंट्रोगेटेड ऑल द एस्पेक्ट्स, यानी कहा जा रहा है कि सस्पेक्ट्स कहा जा रहा है, यानी जो भी संदेहपूर्ण व्यक्ति थे सब के साथ इंट्रोगेटेड कर लिया गया है, यानी सबसे प्रश्न पूछा जा चुका है पुलिस के द्वारा। तो देखिए, केवल सस्पेक्ट को इंट्रोगेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिस क्या करती है कि परिस्थितियों को भी देखती है, अन्य सभी चीज़ों को भी कंसीडर करती है। तो केवल सस्पेक्ट को इंट्रोगेट करना ही ये नहीं कहा जा सकता कि सभी पक्षों की बात कर ली गई। सभी पक्षों में आपके सिचुएशंस भी आते हैं, बहुत सारे परिस्थितियां भी आती हैं, हाइपोथेसिस थिंकिंग भी करना आता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए सर्च्ड एवरीवेयर, यानी प्रत्येक जगह खोज लिया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। यानी जितने भी संभव प्रयास हो सकते थे सब कुछ कर लिया गया, यानी जितनी भी संभावनाएं बन सकती थी, जितने भी संसाधन थे उनके पास, पुलिस के पास, उन्होंने सबका प्रयोग करके देख लिया इस क्राइम को सॉल्व करने का, यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राम इज वन पर्सन हु कैन पुट 2 and 2 टुगेदर, यानी कि राम एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 2 और 2 4 कर सकता है। तो अब हमसे यही मीनिंग पूछा गया है, पुट 2 and 2 टुगेदर का मीनिंग क्या होगा। तो ये तो शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया कि 2 और 2 4 कर सकता है, लेकिन इसका इस इडियम एंड फ्रेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि सच्चाई के बारे में गेस करना, किसी भी दी गई सिचुएशन की सच्चाई के बारे में, जो कि आपने सिचुएशन को देखा है या फिर सुना है, उसकी सच्चाई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, खोज करना, इसे ही बोलते हैं पुट 2 and 2 टुगेदर। तो देखिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया ड्रॉ एन इनकरेक्ट इन्फेरेंसेज, तो इनकरेक्ट यानी कि गलत इन्फेरेंस ड्रॉ करने की बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सच जानने की कोशिश करते हैं पुट 2 and 2 टुगेदर के माध्यम से। ठीक है, दूसरा दिया गया ऐड द 2 सिचुएशंस, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डू सम इन मैथ्स, यानी कि गणित में जोड़ने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा रीजन लॉजिकली, यानी कि हम लोग सच्चाई जानने के लिए तार्किक तौर पर एक तरीके से चिंतन करते हैं और इसके माध्यम से हम लोग उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, यही होता है पुट 2 and 2 टुगेदर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
आगे के दो प्रश्नों के लिए फिर से यहां पर डायरेक्शन दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 और 8 के लिए देखिए, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि यहां पर वाक्य दिए गए हैं और वाक्य में एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है, उस अंडरलाइन शब्द का मीनिंग क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला आप देख पा रहे होंगे वाक्य, हु इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द मील। मील मीन्स होता है भोजन, और गोइंग टू का मतलब होता है कि कौन, एक तरीके से इसका पूरा अर्थ निकलेगा कि कौन खाने का बिल पे करने जा रहा है। तो फुट का मतलब क्या आएगा, किस संदर्भ में आ रहा है कि कौन खाने का बिल पे करने जा रहा है, उस सेंस में यहां पर अर्थ निकला। तो फुट का मतलब यहां पर पे करने के सेंस में है, क्योंकि बिल को आप पे ही तो करेंगे। तो यहां पर देखिए पहला टीयर दिया गया, टीयर मीन्स होता है फाड़ना, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। रिकवर, रिकवर मीन्स होता है किसी भी चीज को फिर से पुनः प्राप्त कर लेना, जैसे कि पैसे खर्च हो गए तो उस पैसे को रिकवर करने के सेंस में। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपने भोजन कर लिया तो अब पैसे आप रिकवर थोड़ी करेंगे, आप तो पैसे को पे करेंगे ना। उसके बाद से डेबिट की बात की गई है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है कर्ज। यानी कि ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि कौन खाने के लिए कर्ज लेने जा रहा है, उस सेंस में थोड़ी बोलेंगे। कौन खाने के लिए बिल पर कर्ज लेने जा रहा है, उस सेंस में थोड़ी होता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 पे, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। पे का मतलब होता है भुगतान करना, यानी बिल के भुगतान करने की बात की जा रही थी प्रश्न में। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वी शुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, मतलब बिल्कुल खत्म कर देना, उस सेंस में इसका मीनिंग होता है। तो हमसे ये बोला जा रहा है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, यानी कि कहा जा रहा है कि हमें हमारे देश से गरीबी को उखाड़ फेंकना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए के सेंस में आता है इसका अर्थ, यानी हमें हमारे देश से गरीबी को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। तो इरेडिकेट का मीनिंग क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है इस चारों विकल्प में। कंडेम दिया गया है चौथे विकल्प में, इसका मतलब होता है भर्त्सना करना। आपने राजनेताओं को सुना होगा कि मैं उनके इस विचार का या फिर उनके इस स्टेटमेंट का निंदा करता हूं, तो कंडेम्ड यानी भर्त्सना करना या फिर निंदा करना, इसी को बोलते हैं। तो यहां पर कंडेम्ड की बात नहीं आएगी, क्योंकि जड़ से उखाड़ने का मतलब कि उसको खत्म करने की बात होनी चाहिए। तीसरा दिया गया डिक्रीज। डिक्रीज में क्या होता है कि एक चरण दर चरण वो कम होता जाता है, घटता जाता है। तो यहां पर जड़ से उखाड़ने का मतलब कि चरण दर चरण नहीं चलना, बिल्कुल एक झटके में उखाड़ करके फेंक देना है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। कंट्रोल करना यानी कि उसको नियंत्रित करने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा एप्रोप्रिएट नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा रिमूव। रिमूव का मतलब होता है खत्म कर देना, अचानक से एक झटके में खत्म कर देना, उस सेंस में यहां पर आया हुआ है। जड़ से उखाड़ करके फेंक देना, उस सेंस में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 रिमूव इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे के दो प्रश्नों के लिए फिर से यहां पर डायरेक्शन दिया गया है 9वें और 10वें के लिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड ओनली वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। यानी कि इन दिए गए शब्दों में से, चारों शब्दों में से एक शब्द जो है वो गलत रूप से स्पेलिंग यानी वर्तनी उसकी गलत दी गई है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, यानी कि कौन सा वो गलत वाला स्पेलिंग है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया एसेंट। एसेंट का मतलब होता है लहजा, तो ये तो बिल्कुल स्पेलिंग सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये दिया गया है एसेंट, इसका मतलब, इस एसेंट का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना या फिर ढलान के सेंस में इसका मतलब होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब होता है दोषमुक्त करना, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एडिक्शन। एडिक्शन में डबल डी होता है, ADDICTION। एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना किसी भी चीज का, ठीक है। तो ये गलत स्पेलिंग, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एडिक्शन का स्पेलिंग गलत है, इसमें डबल डी होगा, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए, यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है इलीगल, तो ये इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, तो ये भी स्पेलिंग इसका बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन तो इसका भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब होता है अप्रवासन, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा इमिटेशन। इमिटेशन में डबल एम नहीं होता है बल्कि सिंगल एम होता है, ये गलत स्पेलिंग है, और इसलिए यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा गलत स्पेलिंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 से 13 के लिए यहां पर डायरेक्शन दिया गया है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, देयर इज एन एरर इन वन ऑफ दीज पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ द एरर। यानी कि यहाँ पर देखिए चारों वाक्यों में एक पार्ट में गड़बड़ी है, किस पार्ट में गड़बड़ी है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दिया गया है, इफ़ यू वांट टू गेट अ फर्स्ट क्लास यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि अगर तुम फर्स्ट क्लास आना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर
कंडीशन है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि तुम फर्स्ट आना चाहते हो, यानी कि फर्स्ट तभी आओगे जब तुम कड़ी मेहनत करोगे, उस सेंस में है ये। तो जब भी कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं तो हम इसको फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करते हैं। यहां पर विल की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा? वुड होना चाहिए था। विल की जगह पर क्या होना चाहिए था? वुड होना चाहिए था। यानी ये होता, इफ यू वांट टू गेट अ फर्स्ट क्लास यू वुड हैव टू वर्क वेरी हार्ड। विल की जगह पर वुड होगा। ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, एन एयरलाइन पायलट अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन अ फॉरेन कंट्री। यानी कि एक विदेशी कंट्री में, एक दूसरे देश में जो एयरलाइन पायलट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, इस सेंस में है ये। तो यहाँ पर किस पार्ट में गड़बड़ी है? तो यहाँ पर देखिए ए लॉट ऑफ आया हुआ है। ए लॉट ऑफ नहीं आएगा बल्कि ए लॉट आएगा केवल। देखिए ए लॉट ऑफ और ए लॉट में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर मैं केवल ए लॉट बोलूं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा के सेंस में हुआ, और ए लॉट ऑफ का मतलब काउंटेबल नाउन में बहुत ज़्यादा मतलब होता है, जैसे होता है, जैसे कि ए लॉट ऑफ का मतलब कि जिसे हम लोग गिन सके। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि एक विदेश में एयरलाइन पायलट बहुत ज़्यादा कमाता है, उस सेंस में इसका अर्थ है। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ का मतलब ये हो गया कि हम जिसे काउंट कर सकते हैं। देखिए पैसा तो कितना भी ज़्यादा कमाए वो काउंट ही किया जा सकता है, लेकिन ए लॉट ऑफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब यहां पर कोई एक बाउंड्री दी गई रहती उस सेंस में ए लॉट ऑफ यूज किया जाता है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कमाते हैं, यानी कि कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में दूसरे देश के पायलट कितना कमाते हैं। बहुत ज्यादा जब सेंस निकले कि बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन उसका कोई कंपैरिजन ना दिया गया हो या फिर कोई बाउंड्री ना दी गई हो, तो वहां पे ए लॉट केवल यूज किया जाएगा। तो यहां पर ऑफ जो है अननेसेसरी यूज किया गया है। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट में गड़बड़ी था, तो यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला सेंटेंस आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आई थॉट द चिल्ड्रन वुड बी अनहैप्पी अबाउट क्लियरिंग आउट देयर टॉयज। यानी कि मैंने सोचा कि जो बच्चे हैं वो अपने खिलौने को साफ करने में बहुत ज़्यादा अनखुश हैं, नाखुश हैं, उस सेंस में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरिंग नहीं होगा। क्लियरिंग जो वर्ड है वो यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 में यहां पर गड़बड़ी है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहां पर एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 और 15 में यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी कि एक एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा यहां पर भरा जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वंस ही हैज मेड अप हिज माइंड, यानी कि एक बार जब उसने मन बना लिया, इट इज टू आर्ग्यू विथ हिम, यानी कि यह व्यर्थ है उससे आर्ग्यू करना या फिर उससे बात विमर्श करना। यानी एक बार जब उसने मन बना लिया तो उससे बात विमर्श करना व्यर्थ है, उस सेंस में आता है। चौथा दिया गया यूजफुल, तो ये तो होगा नहीं। बेटर मतलब ये भी नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी दिया गया, यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन यानी उससे मतभेद, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। फुटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ होता है, यानी कि एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो उससे आर्गुमेंट करना व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राम अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल एड ही वाज डैश द सेम। अब देखिए किसी भी चीज के लिए चाहे वो फाइनेंशियल एड ही क्यों ना हो, जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो या तो स्वीकृत होता है या तो रिजेक्ट होता है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ही वाज डैश द सेम, यानी कि उसे मिलने के सेंस में, यानी उसका फॉर्म स्वीकृत हुआ। तो इसके सेंस में देखिए चौथा दिया गया है गॉट। अब ये तो बोलेंगे नहीं कि वह उसे पा लिया, तो ये उत्तर होगा नहीं। परमिटेड भी नहीं होगा, अवॉर्डेड भी नहीं होगा, क्योंकि अवॉर्डेड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज करने के बाद से जब आपको उसके बदले में कुछ अवार्ड के तौर पर दिया जाए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकृत होना, यानी कि देखिए राम अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल एड, यानी कि राम ने फाइनेंशियल एड के लिए आवेदन भरा था और उसका वह आवेदन, द सेम का मतलब कि उसका वह आवेदन स्वीकृत हुआ। ग्रांटेड मींस स्वीकृत होना। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2017 पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी 18, 17, 16, 15 और इसके पहले के केवीएस पीआरटी के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।